हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बैटल ऑफ बक्सर के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका इतिहास जान लेते हैं। इससे पहले जो युद्ध हुआ था उसका नाम था प्लासी का युद्ध। 1757 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे। दूसरी तरफ से सिराजुद्दौला। इस युद्ध में सिराजुद्दौला को हराने के बाद कंपनी ने मीर जाफ़र या मीर जफ़र को, जो कि सिराजुद्दौला के सेनापति थे, बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। नवाब बनाने के बदले में मीर जाफ़र से बहुत सारे इनाम भी लिए गए। उनमें क्या क्या थे? पहला तो ये था कि 24 परगना की ज़मींदारी मिली कंपनी को, यानी वहाँ का रेवेन्यू कलेक्शन का काम अब कंपनी का हो गया, यानी पूरा रेवेन्यू कंपनी लेगी वहाँ से। दूसरा ये कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति, यानी इन इलाकों में कोई भी टैक्स नहीं दिया जाएगा कंपनी द्वारा। तीसरा, 1,77,00,000 रुपए भी दिए गए थे कंपनी को मीर जाफ़र के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव को मिले थे 20 लाख और बाकी अधिकारियों को भी बहुत बड़ी बड़ी रकम दी गई थी मीर जाफ़र के द्वारा। इसके बाद मीर जाफ़र को ये लगने लगा कि कंपनी की मांगें तो कभी पूरी होने वाली है नहीं, ये हमेशा कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते हैं। इस तरह तो ये पूरा बंगाल का ख़जाना ही खा जाएंगे और राज्य चलाना मुश्किल हो जाएगा। जिसके चलते मीर जाफ़र ने कुछ तरकीब लगाई जिससे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ से निकाला जा सके। मीर जाफ़र जाकर मिले डच ईस्ट इंडिया कंपनी से, क्योंकि उस वक्त भारत में फ्रांस और डच भी बिजनेस कर रहे थे। इन्होंने जाकर डच ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि आप बंगाल आएँ, बंगाल में अपना वर्चस्व स्थापित करें और यहाँ अपना बिजनेस चलाएं आराम से, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। उनके हाथ से तो पूरा बिजनेस, पूरा व्यापार ही चला जाएगा अगर डच आ गए तो इससे रिलेटेड युद्ध हुआ था डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स के बीच। ये कहलाता है चैन सूरा का युद्ध, जो 1759 में हुआ था। इस नाम को आप याद रखिए, ये जो है इसके बारे में हम आगे वीडियोस बनाएंगे, तब उसमें पढ़ेंगे डिटेल में। मीर कासिम, मीर जाफ़र के विद्रोह को देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा ये तो अब हमारा पपेट नवाब नहीं रह गया है, अब हमें चाहिए एक ऐसा दूसरा नवाब जो हमारे इशारों पर चले, जो हम कहें उसके हिसाब से काम करे। तब मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब जब मीर कासिम को नवाब बनाया गया तो फ्री में तो नहीं बना देंगे, इनसे भी कुछ ना कुछ लिया गया होगा। देखिए वो क्या क्या था। मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम ने कंपनी को दिए बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव की ज़मींदारी। मतलब अभी तक इन्हें कर मुक्त व्यापार की परमिशन थी, अब इनको ज़मींदारी मिलना भी शुरू हो गई है हल्के हल्के। देखिए 3 जो एरियाज़ हैं इसकी ज़मींदारी दे दी गई कंपनी को। और भी बहुत सारे जैसे कैश वगैरह भी दिया गया मीर कासिम के द्वारा। मीर कासिम को भी ये मालूम था कि कंपनी कभी भी सेटिस्फाइड होने वाली नहीं है, कितना भी इसको ख़जाना, कितनी भी इसको चीज़ें मिल जाएं, ये कभी भी सेटिस्फाइड होने वाले नहीं हैं। अब उसने सोचा अगर कंपनी से लड़ना है तो मुझे अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मीर कासिम ने कुछ बहुत अच्छे कदम उठाए। देखते हैं वो क्या क्या थे। मीर कासिम ने एक योग्य शासक की भूमिका निभाई। उसने सोचा कंपनी को किसी तरीके से, बना तो वो हालांकि रिश्वत देकर ही था नवाब, लेकिन उसने सोचा आगे चल के ये कंपनी बंगाल को बिल्कुल बर्बाद न कर दे, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ये 4 पॉइंट्स हैं जिनको हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये। मीर कासिम ने पास या दस्तक का दुरुपयोग रोकने के लिए व्यापार में शुल्क ख़त्म कर दिया, मतलब टैक्स फ्री कर दिया। पहले व्यापार सिर्फ अंग्रेज़ों के लिए टैक्स फ्री था, भारतीयों को 40% टैक्स देना पड़ता था। अब क्या किया मीर कासिम ने, ये टैक्स ही ख़त्म कर दिया, जिससे कि पास या दस्तक का दुरुपयोग ही बंद हो जाए। अब कंपनी और भारतीय दोनों एक बराबर लाकर खड़े कर दिए थे, जिससे भारतीय तो बहुत खुश हो गए,
लेकिन कंपनी को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि हमें भारतीयों के बराबर कैसे बराबर कर दिया है मीर कासिम ने, और अब हमारा बिजनेस उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा जो हम टैक्स बचाकर कमाते थे, अब वो प्रॉफिट बढ़ जाएगा या आपस में कंपटीशन आ जाएगा। तो मीर कासिम का एक ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि कंपटीशन पैदा कर दो, कंपटीशन बढ़ा दो, जिससे कि ब्रिटिश बिजनेस जो है वो डाउन होता चला है और भारतीय बिजनेस बढ़ जाए। दूसरा, बाहर से मिलिट्री एक्सपर्ट्स बुलाकर उसने अपनी सेना की ट्रेनिंग शुरू करवाई। मिलिट्री जो भारत की जो सेना थी वो संख्या में तो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा दक्ष नहीं थी। यानी सेना को भाला और तलवार के अलावा और कोई फायर आर्म्स वगैरह की ट्रेनिंग नहीं थी, उनको इन सब का ज्ञान नहीं था। इसलिए बाहर से एक्सपर्ट बुलाए गए मीर कासिम द्वारा, और अपनी सेना को आधुनिक सेना, यानी कि जैसे यूरोपियन सेना आधुनिक टेक्निक से लड़ाई लड़ती थी, वो सब सिखाने के लिए मीर कासिम ने बाहर से मिलिट्री एक्सपर्ट्स बुलाए। एक और काम किया था उसने, हथियार बनाने की फैक्ट्री लगाई जिसमें फायर आर्म्स या गन बन सकती थी, गन फैक्ट्री लगाई। अब अंग्रेज़ों को ये भी डर था कि जो हथियार हमारे पास हैं वो ये खुद बना लेंगे, तो ये हमारे सामने खड़े ना हो जाएं एक दिन युद्ध के मैदान में। और मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी शिफ्ट की। मुर्शिदाबाद से मुंगेर 350 किलोमीटर की दूरी है। इसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि ब्रिटिशर्स बहुत आसानी से एकदम राजधानी के पास ना पहुंच जाएं। वो चाहता था कि थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाए, जिससे कि मीर कासिम को अपना काम करने में थोड़ा टाइम मिल जाए ज़्यादा। अब मीर कासिम का विद्रोह शुरू हो गया था। 3 लड़ाइयाँ हुई मीर कासिम और कंपनी के बीच। ये लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी। मीर कासिम ने जाकर शरण ली अवध के नवाब शुजाउद्दौला से। शुजाउद्दौला ने मीर कासिम की मदद करने का निश्चय किया और साथ में शाह आलम को भी मिला लिया। अब एक तरफ थे 3 राजा, 3 नवाब, मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम। शाह आलम द्वितीय हैं ये मुगल शासक। इन तीनों की सेनाओं को मिलाकर 40,000 सैनिक बनते थे, जो कि ब्रिटिश या कंपनी की सेना से 4 गुना ज़्यादा थे। तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि ये लड़ाई तो हम ही जीतेंगे, लेकिन हुआ इससे कुछ उलट। युद्ध जब शुरू हुआ तो मीर कासिम तो पहले ही वहाँ से रफू चक्कर हो गए। 1764 में बनारस के पूर्व में स्थित बक्सर है, बक्सर का मैदान है, यहाँ पर यह युद्ध हुआ था। और कंपनी की कमान थी उस वक्त हेक्टर मुनरो के हाथ में। रॉबर्ट क्लाइव उस वक्त भारत के गवर्नर नहीं थे। 1757 से 1760 तक रहे, उसके बाद 1765 से दोबारा गवर्नर बनकर वापस लौटे थे। तो इस वक्त थे हेक्टर मुनरो कंपनी की कमान संभालते हुए। इस युद्ध में हराया गया नवाब शुजाउद्दौला और आलम शाह को। मीर कासिम तो भाग ही गए थे। अब इस युद्ध के बाद बुलाया गया रॉबर्ट क्लाइव को, जो 1765 में गवर्नर बनकर वापस आए। वापस आने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ एक संधि की, जिसे इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। इस संधि में क्या क्या शर्तें थीं? पहली थी कि शाह आलम को कोरा और इलाहाबाद दे देंगे और बदले में उनसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार लिखवा लिए, क्योंकि शाह आलम अभी भी नाम मात्र के शासक तो थे ही। तो इससे ये फ़ायदा हुआ, शाह आलम को कोरा और इलाहाबाद के किलों में कैद कर दिया गया। दूसरा, बदले में मिल गया बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स, मतलब वहाँ का रेवेन्यू भी अब कंपनी ही लेगी, जो कि बहुत बड़ा इलाका था, बहुत ही एक कहना चाहिए एक रिच एरिया था इंडिया का। शुजाउद्दौला को अवध दिया गया, यानी जो अवध उनसे जीत लिया गया था लड़ाई में, यानी वो हार गए थे, उनसे कहा गया कि हम अवध आपको वापस दे देंगे, बदले में आप हमें दीजिए 50 लाख रुपए, और अब आपको सेना बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, हम अपनी सेना आपकी सुरक्षा में लगाएंगे, आपके राज्य की सुरक्षा अब हमारी जिम्मेदारी है, हमारी सेना आपके राज्य में रहेगी, बदले में आपको सेना का खर्च उठाना पड़ेगा। इसे ही कहते हैं सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद थी ब्रिटिशर्स के लिए। क्यों? क्योंकि एक तो राज्य की कोई अपनी सेना नहीं होती, यानी उसमें से विद्रोह का सवाल तो अब उठता ही नहीं, विद्रोह खत्म हो गया समझ लीजिए। दूसरा, अपनी सेना वहाँ लगाकर वहाँ के प्रशासन को भी कंट्रोल कर लिया जाता था और बदले में बहुत सारा पैसा भी लिया जाता था इसके बदले।
तो ये जो अलायंस थी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट या कंपनी ने बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया, आगे जाकर भी इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया अलग अलग राज्यों में, जिससे राजा को बिल्कुल पंगु कर दिया जाता था। बिल्कुल राजा को समझ लीजिए वो सिर्फ नाम मात्र का एक शासक होता था, राजा हो या नवाब, वो सिर्फ नाम मात्र का शासक रह जाता था। अब कंपनी के पास एक बटेर और हाथ लग गई। क्या? कंपनी को रेवेन्यू के राइट्स तो कंपनी ने ले लिए। अब आप सोच रहे हो ये तो हार गए ना, ये शाह आलम और शुजाउद्दौला ये सब तो हार गए, इनको कंपनी वापस से इनके राज्य वापस क्यों कर रही है, इतनी उदार दिल क्यों दिखा रही है? ऐसा करने का सिर्फ एक लक्ष्य हुआ करता था कंपनी का कि रेवेन्यू तो हम लेंगे लेकिन प्रशासन आप चलाएंगे। मतलब जो कमियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं राज्य की, वो सारा हेडेक आपका है, वो सारी जिम्मेदारी आपकी है, हमें सिर्फ रेवेन्यू से मतलब है, हमें उसके प्रशासन से कोई मतलब नहीं। यानी कि अगर कुछ भी कुछ भी जैसे मान लीजिए बंगाल में कुछ भी हो जाता था, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में जो कोई कमियां रह जाती थी, वो वो सारा सिर किसके सिर मत्थे होता था? वो सब वहाँ के नवाब के सिर था कि भाई आप यहाँ का प्रशासन चला रहे हैं, यहाँ पे जो भी कमियां हैं वो आप देखिए। और होता क्या था इसमें, जनता का नुकसान होता था क्योंकि नवाब के पास तो पैसा है नहीं, वो कहाँ से प्रशासन चलाएगा, वो कैसे अपनी जनता को सपोर्ट करेगा, कैसे कमियों को दूर करेगा। इसके चलते धीरे धीरे जनता जो थी वो बहुत ज़्यादा गरीब और दरिद्र होती चली गई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पैसा बनाती गई। और नवाब को भी अब कोई डर नहीं रह गया था कि गद्दी रहे या जाए, गद्दी तो मेरे पास है ही नहीं, मैं तो नाम मात्र का नवाब हूँ, अब जनता के बीच में अच्छा बनने का क्या फ़ायदा है। तो ये सारी चीज़ें थी जो 1765 के युद्ध के बाद हुई। इसमें 1764 के बक्सर युद्ध के बाद हुई। और इसमें एक चीज़ ये भी प्रूफ हो गई कि कंपनी को हराना अब आसान नहीं है। कंपनी एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरी भारत में, और इसके बाद से कंपनी ने भारत में अपना अधिकार करने वाला जो प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। थोड़े से प्रश्न उत्तर हैं, इनके आंसर्स आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। पहला है, प्लासी के युद्ध के समय कंपनी की कमान किसके हाथ में थी? उस जनरल का आपको नाम बताना है। बक्सर के युद्ध में हार कर कंपनी द्वारा शाह आलम शुजाउद्दौला के मध्य जो संधि हुई थी, उस संधि का आपको नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए स्टडी हार्ड, पढ़ते रहिए और हैव अ नाइस डे।